नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली है। सारंडा में 1 करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत 15 नक्सली मारे गए हैं, जिससे नक्सलियों की कमर टूट गई है। झारखंड में नक्सलियों का दायरा अब सिमट गया है। अब सिर्फ कुछ ही इलाके में नक्सली सक्रिय हैं। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। सारंडा में लाल आतंक पर प्रहार। अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट। मुठभेड़ में अनल दास समेत 15 नक्सली ढेर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था अनल दा। झारखंड में लाल आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी अनल दास समेत 15 नक्सली मारे गए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। गया है इसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट अनल उर्फ पतिराम मांझी है। अनल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनमोल दा विजय शेख बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का मेंबर है। अनल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम है। अनमोल के ऊपर 25 लाख का इनाम है। अमित मुंडा जोनल कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। उसके अलावा पिंटू लोहरा सब जोनल कमेटी मेंबर है, 5 लाख का इनाम है। लालजीत है सब जोनल कमांडर। राजेश मुंडा, बुलबुल, बबीता, पूर्णिमा, सूरजमणि और जोगा, इतने लोगों की पहचान अभी हो पाई है। 4 लोगों की पहचान होनी अभी बाकी है। सारंडा में लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार। एनकाउंटर में 15 हार्डकोर नक्सली ढेर। 1 करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी ढेर। अनल पर ओडिशा सरकार ने भी रखा था 1 करोड़ 20 लाख का इनाम। एनआईए ने अनल दा पर घोषित किया था 15 लाख का इनाम। गिरिडीह के पीट टांड का रहने वाला अनल दा पर 149 मामले थे दर्ज। 25 लाख का इनामी अनमोल उर्फ सुशांत भी मारा गया। अनमोल पर ओडिशा में 65 लाख का घोषित था इनाम। बोकारो के नवाडीह के रहने वाले अनमोल पर दर्ज था 149 केस। 15 लाख का इनामी अमित मुंडा भी एनकाउंटर में ढेर। अमित पर ओडिशा ने 43 लाख और एनआईए ने 4 लाख घोषित किए थे इनाम। रांची के तमाड़ का रहने वाले अमित मुंडा पर दर्ज था 96 केस। 5 लाख के इनामी पिंटू लोहरा और लालजीत उर्फ लालू भी मारे गए। नक्सली राजेश मुंडा, बुलबुल अल्दा, बबीता, पूर्णिमा, सूरजमुनि और जोंगा भी ढेर। तो शीर्ष नेता जो सीसी मेंबर है, जो जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है अनल, ये लगभग 149 केसेस में ये वांछित थे। बहुत सारा इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसका विवरणी कुछ हम बताना चाहेंगे। एक तो है कि गिरिडीह में होमगार्ड का जो आर्मरी था उसमें लूटा गया था लगभग 183 राइफल और अन्य अम्युनिशन भी, उसमें भी ये शामिल था। और बेलवा घाटी में नरसंहार हुआ था 2005 में, उसमें ये शामिल था। और कासमहल में जो सीएसएफ का कैंप था जो बोकारो में, उसमें अटैक हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। और कई इस तरह का घटना है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उसके अलावे आप देखे जाएंगे तो 2022 से लेकर 2025 अभी तक का जो जितना भी हमारा साथी का जो ऑपरेशन के दौरान आईईडी के माध्यम से नुकसान वगैरह हुआ है या कई घटना किए हैं, वो सब में इनको महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और सीआरपी का एक बड़ा सफल अभियान है। सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ कोबरा, झारखंड जैगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान सुबह 6 बजे से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो कई घंटों तक चली। सर्च ऑपरेशन में अब तक 15 नक्सलियों के शव मिले हैं। बीजेपी ने सुरक्षा बलों को मिले इस कामयाबी का स्वागत किया है और कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से 31 मार्च तक नक्सल मुक्त देश बनाने का संकल्प लिया है, ये उसी का परिणाम है। हम इतना ही कह सकते हैं कि जिससे सरकार भी कह रही है कि नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें, और हमें लगता है कि वो लोग विचार भी कर रहे हैं और वो इस दिशा में
काम भी कर रहे हैं और सब राज्य की मुख्य धारा में आए और कैसे हमारे प्रदेश को अच्छा बढ़ाने की दिशा में काम करें। नहीं तो सरकार जो कदम उठा रही है वो सबकी जानकारी है। ठीक है, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि केंद्र की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सली मुक्त करने का काम करेंगे और उसी अभियान के तहत जो भी नक्सली मारे जा रहे हैं। झारखंड में नक्सलियों के पांव उखड़ गए हैं। अब सिर्फ सारंडा के 2 थाना क्षेत्र पलामू में 3, चतरा में 3 और हजारीबाग में कुछ इलाके में नक्सली सिमट गए हैं। राज्य में अब सिर्फ 60 से 65 नक्सली ही बचे हैं। सारंडा में मिसिर बेसरा बचा है। मिसिर बेसरा के दस्ते में 40 से 50 नक्सली हैं। सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने एक बार फिर नक्सलियों को चेतावनी दी है और कहा है कि सरेंडर करें, नहीं तो जान देकर कीमत चुकानी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से रोहन के साथ रांची से इमरान और रुचि की रिपोर्ट। एक वक्त था जब झारखंड के कई इलाकों में लोग शाम के 5 बजे के बाद निकलने से डरते थे, क्योंकि वो इलाके नक्सलियों के जद में थे। एक वो भी दौर था जब सुरक्षा बल खुद सुरक्षित नहीं थे। ना जाने झारखंड ने कितने नरसंहार देखे, ना जाने झारखंड ने अपनी धरती को कितनी बार लाल होते देखा। लेकिन अब नहीं। अब सुरक्षा बलों ने ठान लिया है कि अगले 2 महीने के भीतर यानी कि मार्च 2026 तक झारखंड समेत पूरे देश को नक्सल मुक्त करना है और यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है। उसी संकल्प के मद्देनजर आज एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से की गई। अनलदा, ये वो नाम जो आतंक का पर्याय कोल्हान के इलाके में बना हुआ था। सारंडा के जंगलों में कोई भी जाने से डरता था और यह डर किसी जंगली जानवर का नहीं, अनलदा और अनमोल दा जैसे नक्सलियों के दस्ते का था। आज अहले सुबह 6 बजे सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। गोलीबारी शुरू हुई, भीषण मुठभेड़ हुआ और दोपहर होते होते एक खुशखबरी पूरे झारखंड के लिए सामने आई। ना जाने आज कितने परिवारों को सुकून मिला होगा, लगा होगा कि आज हमें न्याय मिला है। ना जाने कितने घरों को ये उजाड़ने वाले अनलदा, अनमोलदा और ये 15 नक्सली जो मारे गए हैं, उन्हें जहां पहुंचना था आज पहुंच चुके हैं और इसके लिए सुरक्षा बलों की जितनी भी पीठ थपथपाई जाए कम होगा। संवाददाता इमरान हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इमरान के पास चलते हैं। 22 जनवरी की सुबह 6 बजे से एक कार्रवाई शुरू होती है। सारंडा के जंगलों में सुरक्षा बलों का एक दस्ता पहुंचता है और जब मुठभेड़ शुरू होती है नक्सलियों के साथ तो एक के बाद एक 15 नक्सली मार गिराए जाते हैं, जिनमें 2 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 149 केस दर्ज थे, एक ऐसा जिस पर 96 केस दर्ज था। झारखंड पुलिस, झारखंड के लिए और झारखंड वासियों के लिए आज कितना बड़ा दिन है इमरान, बताएं दर्शकों को। देखिए, झारखंड के इतिहास में जो सफ़र तय किया गया, तकरीबन 25-26 साल झारखंड के हो चुके हैं और इस दौरान झारखंड ने लाल आतंक से जो है कई बार जख्म जो हैं वो झेले हैं। कई जवान और पदाधिकारी जो है वो शहीद हुए और लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से जो संकल्प लिया गया था कि झारखंड को नक्सल मुक्त करना है, नक्सल मुक्त करने को लेकर के मार्च 2026 की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई थी और आज मौजूदा समय में आज की तारीख में मतलब 22 जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से बड़ी सफलता मिली है, अनल दा के ग्रुप को जिस तरह से इनकाउंटर किया गया, तकरीबन 15 खुखार नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये वो नक्सली थे, वो उग्रवादी थे, माओवादी थे जो कि लगातार इलाके में सक्रिय थे और चाईबासा, सारंडा के जंगलों में इनकी धमक हुआ करती थी, लेकिन उनकी आवाज़ को आज बिल्कुल पूरी तरीके से खामोश कर दिया गया। वो भी उस स्थिति में जब ये अपनी बैठकों को अंजाम देने के बाद पुलिस से सीधे
जो है दो हाथ करने को लेकर के तैयार थे। झारखंड पुलिस सीआरपीएफ ने पहले भी 2 शब्दों में कहा, 2 टूक कहा है कि नक्सलियों के पास जो है एक ही ऑप्शन है कि वह आत्मसमर्पण कर दे ताकि उसके जीवन जो बची हुई है वो आसानी से जेल के सलाखों के पीछे काटी जा सके। वहीं आत्मसमर्पण नीति के तहत उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो मिलती रहेगी, लेकिन वो अगर पुलिस को मुझसे मुकाबला करते हैं, पुलिस पर अगर कार्रवाई की सोच भी या मंसूबा भी रखते हैं तो उनका अंजाम ठीक नहीं होगा, उनको चुन चुन करके मारा जाएगा। कुछ इसी तरह की तस्वीर जब आज चाईबासा सारंडा के इलाके से देखने के लिए मिली, जहां पर 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी के साथ साथ तकरीबन अलग अलग मामलों में अलग अलग एजेंसियों, अलग अलग राज्यों के द्वारा इनामी जो माओवादी हैं, नक्सली हैं, उनको मार गिराया गया है। इनके पास से AK-47 इंसास, भारी मात्रा में गोली बारूद के साथ साथ नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए साजो सामान, अस्थायी रूप से बनाए जाने वाले कैंप के साजो सामान के साथ साथ कई महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गई है। अब झारखंड पुलिस के तरफ से, सीआरपीएफ के तरफ से 2 टूक कहा गया है कि आने वाले जो फरवरी और मार्च का ये जो महीना है, मिसिर बेसरा का ये जो दस्ता है जो कि आखिरी कुंभा बचा हुआ है माओवादियों की, नक्सलियों की, उस कुंभे को भी जो है नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। 2 टूक 2 शब्दों में साफ कहा गया है कि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में अनल दा के जैसे मिसिर बेसरा के ग्रुप को भी जो है नस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खामोश कर दिए जाएंगे। क्योंकि ऑपरेशन मेगा ब्रू के जरिए आज जिस तरह से सफलता मिली है, आने वाले दिनों में जो है मिसिर बेसरा के खिलाफ भी इससे भी बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन चलाने के लिए जो है झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की जो टीमें हैं वो लगातार जंगलों में जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई जवान और कई पदाधिकारी झारखंड ने खोए हैं अपने 25 सालों के सफर में, और इस दौरान जो है कई सफलताएं भी मिली है। लेकिन इससे पहले शायद ही इससे पहले कोई मौका मिला होगा झारखंड पुलिस को, सीआरपीएफ को, कि एक साथ 15 नक्सलियों को जो है मार गिराया गया था। क्योंकि एक बड़ी इनकाउंटर, बड़ी कार्रवाई है, एक साथ 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य अनल दास शामिल थे। ये वह उग्रवादी है, ना सिर्फ उनकी धमक झारखंड में बल्कि आसपास के जिले उड़ीसा जैसे बॉर्डरिंग इलाके में भी इनकी धमक दिखाई देती थी। इसलिए जब आईजी सीआरपीएफ ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि ना सिर्फ इनके इनकाउंटर से इस इलाके में शांति कायम होगी और काम तेजी से किया जाएगा, बल्कि उड़ीसा राज्य से जो जुड़ने वाले जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाईबासा और उड़ीसा से सटे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों में भी जो है वो शांति बहाल जो है वो आसानी से हो पाएगी। और जिस तरह की भौगोलिक स्थिति है इन इलाकों की, पहाड़ों से घिरा हुआ यह पूरा क्षेत्र है, जिनका फायदा उठा करके इतने सालों तक ये लोग जो है सारंडा जैसे घने। बिल्कुल इमरान, देखिए निश्चित तौर पर अब अगले कुछ दिनों में जो एक सक्रिय सदस्य इनके केंद्रीय समिति का बचा हुआ है, मिसिर बेसरा, उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा और या वो भी इसी तरह से मार गिराया जाएगा। आत्मसमर्पण एकमात्र उपाय इन तमाम नक्सलियों के लिए बचा हुआ है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, पिछले 25 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की ओर से आज की गई है। आज जो सारंडा के जंगल में मुठभेड़ हुआ, इस मुठभेड़ के बाद कहीं ना कहीं एक सुकून कोल्हान के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए है। सवाल यह है कि आखिरकार इन नक्सलियों के मारे जाने से फायदा क्या क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, मुख्यमंत्री निवेश के लिए विदेश गए हुए हैं। ये नक्सली एक बड़ी वजह थे कि झारखंड में निवेश नहीं आता था। इन नक्सलियों के सफाए से झारखंड में निवेश आएगा और एक माहौल तैयार होगा जिसके तहत जो भी उद्योगपति आएंगे, जो भी लोग यहां झारखंड में निवेश करना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। इधर पश्चिमी सिंहभूम में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर हुए, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प है। नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है। हिंसा, आतंक और हथियारों को जोड़ने वाली विचारधारा छोड़कर विकास और विश्वास की मुख्य धारा से जुड़े, ये अपील तमाम नक्सलियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और
अगर आने वाले दिनों में अब भी नक्सली नहीं संभलते हैं, अब भी सरेंडर नहीं करते हैं, तो ये 15 मौत उदाहरण है कि आने वाला भविष्य आपका क्या होने वाला है। तो देखिए, झारखंड के 25 साल के इतिहास में सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी कार्रवाई, 15 नक्सली मारे गए, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, जिन पर कई तरह के केस दर्ज थे, जिन्होंने ना जाने कितने नरसंहार किए, कितने जवानों को मारा, ना जाने कितने अधिकारियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब धीरे धीरे ये सिमट गए हैं। ये कितना बड़ा एक्शन था और आने वाले दिनों में इससे कितना फर्क पड़ेगा, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। भाकपा माले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांतो मुखर्जी। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवास जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि मृत्युंजय शर्मा के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सल मुक्त होगा देश। आज हमने देखा कि उस दिशा में बड़ा कदम सुरक्षा बलों के द्वारा उठाया गया है। सबसे पहले इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? आयुष जी, बहुत साधुवाद देता हूं जो ये पूरी कार्रवाई हुई है और इसमें जो भी सम्मिलित थे, जो भी बटालियन के इसमें सिपाही थे, कोबरा थे, सीआरपीएफ के लोग थे, सबको बहुत साधुवाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है आयुष जी, ये देखिए एक सीरीज ऑफ जो ऑपरेशंस चलाया जा रहा है पिछले करीब 2-2.5 साल से। आयुष जी, नक्सलबाड़ी से जो एक आंदोलन शुरू हुआ 67 में, और ये जो पूरी विचारधारा ही है जिसको समय समय पर कई लोगों ने, पार्टियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। आप सोचिए कितना बड़ा एक घाव हो गया था पूरे देश के लिए कि एक समय ये माओवादी कहते थे कि नेपाल में पशुपति से आंध्रा के तिरुपति तक एक समानांतर सरकार चलाने की बात कहते थे। आज उनकी हालत देखिए। इसी 2014 में आप देख लीजिए, हमारे देश के करीब 126 जिलों को नक्सल प्रभावित कहा जाता था। अभी का डेटा है दिसंबर 2025 का, अब वो 126 से महज 11 हो गए। 36 जिलों को अति प्रभावित कहा जाता था, अब अति प्रभावित जिले पूरे देश में सिर्फ 3 बचे हैं। तो ये कोई एक दिन का आयुष ऑपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक दिन ऑपरेशन चला उसके बाद छोड़ दिया गया। जो पिछले 2-2.5 साल से बहुत गहन एक ऑपरेशन चलाया गया है, और मैं सिर्फ 2-2.5 साल नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट पिछले 10 साल से देखिए बहुत मल्टीप्रोंग स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले क्या होता है कि नक्सली उन्हीं क्षेत्रों में पहुंचते थे जहां जाना दुर्गम होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे पीआईबी का डेटा, तो केंद्र की सरकार ने कहा करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें बढ़ाई गई सिर्फ इन क्षेत्रों में। 8,500 से ज्यादा टावर्स लगाए गए मोबाइल के कि वहां दूर संचार मिल सके। वहां के पुलिस स्टेशनों, करीब 586 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनकी किलेबंदी की गई कि पुलिस स्टेशन पे हमला बहुत आम बात हो गई थी। और इस प्रकार से देखिए 10 वर्षों में एक प्रकार से पूरा ढांचा तैयार किया गया। पीएम जनमन जो स्कीम है आप देख लीजिए, उसका पूरा एम ही यही है कि वैसे दूर दराज के इलाके जो छूट जाते हैं, स्कीम जहां तक पहुंच नहीं पाती वहां तक वो पहुंचे। तो एक पूरे 10 साल की जो मेहनत है, मुझे लगता है उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि अब नक्सली अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। और पहली बार आयुष जी, देश का गृह मंत्री जब संसद में खड़े होकर कहता है इस कॉन्फिडेंस से कि मैं 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होगा भारत, तो देश के प्रत्येक नागरिक को विश्वास होता है, वो जमीन पर दिख रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसी विचारधारा जो पनपनी ही नहीं चाहिए थी, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, इतनी बढ़नी नहीं चाहिए थी, वो एक्चुअल में अपनी अंतिम सांसें घुट रहा है। तो सबको बहुत साधुवाद इसके लिए। बिल्कुल, सबको बहुत साधुवाद। जिन जवानों ने आज दिलेरी दिखाई है और सारंडा के जंगलों में जाकर इन कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है, न्यूज़ 11 भारत की तरफ से उन तमाम जवानों को सलाम है। हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर। सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, अब तक जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। लगातार नक्सलियों का सफाया हो रहा है, या बूढ़ा पहाड़ हो, या सारंडा के जंगल हो, छत्तीसगढ़ जाएं तो बस्तर हो, दंतेवाड़ा हो, ये तमाम इलाकों में अब नक्सलियों का सफाया हो रहा है, स्कूलें खुल रही हैं। कैसे देख रहे हैं केंद्र सरकार की इस पहल को? आयुष जी, निश्चित तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार दृढ़ संकल्पित थी है कि इस राज्य में अपराध मुक्त राज्य और नक्सली मुक्त राज्य हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। और आज की जो घटना सारंडा में जो घटना घटी है, नक्सलियों के बीच आज 6 बजे सवेरे से सटीक सूचना राज्य सरकार को मिला था। राज्य सरकार को सूचना मिलने के बाद में आईजी अभियान माइकल राज जी के नेतृत्व में और साकेत सिंह जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय पुलिस बल और झारखंड के जो जगुआर स्पेशल होते हैं, वो दोनों ने मिलकर
मुठभेड़ शुरू हुआ दोनों ओर से। मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए, जिसमें अनिल दा 1 करोड़ के इनामी नक्सली हैं जो अनिल मारे गए हैं। तो ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन को, यहाँ के डीजीपी तदासा मिश्रा जी को, आपका आईजी अभियान माइकल राज जी को, साकेत सिंह जी को, सभी पुलिस पदाधिकारियों ने जो जिस काम के लिए इन्होंने संकल्प लेते हैं कि हम राज्य के जनता को, राज्यवासी को सुरक्षा देंगे और पूर्ण सुरक्षित करने का जो संकल्प पुलिस के पदाधिकारी और पुलिस लेते हैं, उस मार्ग पर चलते हुए इन्होंने आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए इस राज्य से लगभग नक्सली को समाप्त करने में सफलता प्राप्त किए हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक अच्छा पहल, एक अच्छा कोशिश करके राज्य के जनता को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको हम अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त करेंगे, जो दृढ़ संकल्प के साथ में। तो आज राज्य के सभी जनता भी देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो एक बेहद खुशी का क्षण है। और लगातार राज्यपाल महोदय भी, मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी भी, तदासा मिश्रा जी, पूर्व के डीजीपी अनुराग गुप्ता जी, सभी ने, और आपके केंद्रीय पुलिस बल के जो बड़े पदाधिकारी झारखंड में, सभी लोगों ने बड़ा स्पष्ट किया है कि आप नक्सली जो है मुख्य धारा में आ जाएं, मुख्य धारा में आकर आप सरेंडर करें, अन्यथा आपको आने वाले समय में इसी तरह का भारी खामियाजा झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि आप देखेंगे कि आपका 25/10/2025 को प्रभात खबर में छपा था कि 10 माह में झारखंड पुलिस की सफलता। झारखंड पुलिस, तो आप देखेंगे कि 279 नक्सलियों ने गिरफ्तार किए गए, 279 नक्सली गिरफ्तार किए गए, झारखंड सरकार की ओर से 30 सरेंडर किए और 33 मारे गए। और आज आप 15 को जोड़ लेंगे तो उसकी संख्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इस तरह से राज्य सरकार भी और राज्य की पुलिस भी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो संकल्प है, दृढ़ संकल्प है कि हम राज्य को अपराध मुक्त और नक्सली मुक्त करेंगे, और भारत सरकार के सहयोग से इस पर पहल बहुत अच्छा हो रहा है। तो सभी को मैं साधुवाद देता हूं। बिल्कुल, देखिए संयुक्त कार्रवाई है और निश्चित तौर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो संकल्प लिया है कि नक्सलवाद का सफाया होगा, चूंकि नुकसान दोनों का ही है। राजनीति एक तरफ, विचारधारा एक तरफ, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। हम चलते हैं भाकपा माले के पास, हमारे साथ जुड़े हुए सुशांतो मुखर्जी जी। सुशांतो दा, देखिए लगातार नक्सलियों की ओर से जब प्रहार किया जाता था, उनकी ओर से जब वार किया जाता था, वो छुप कर करते थे। आईडी विस्फोट हमने कई बार पिछले कई दिनों से देखा है, कई जवान शहीद होते हैं, कई गांववासी भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात नक्सलियों की ओर से बोली जाती है कि हम तो वाम विचारधारा वाले लोग हैं। एक वाम विचारधारा वाले लोगों को, हम आप जैसे लोगों को देखते हैं जो जनता के लिए हमेशा दिन रात जनसेवा में जुटे रहते हैं। एक वो कहते हैं वाम सेवा, मतलब वाम विचारधारा वाले लोग। कैसे अंतर समझा जाए दोनों में? देखिए, हम लोग बैलेट पर विश्वास करते हैं और अभी ईवीएम पर विश्वास करते हैं, वो बुलेट से विश्वास करते हैं। दोनों में यही अंतर है। हम भी लाल सलाम कहते हैं, वो भी लाल सलाम कहते हैं, निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज़ कहना है कि ये जो हमारे राज्य और केंद्र के मिला के जो सरेंडर पॉलिसी है, अभी भी गांव के अंदर हम लोग काम कर जाते हैं, देखते हैं, ये सरेंडर पॉलिसी पर अभी भी लोगों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि सरकार ने जो सरेंडर, अगर 200-250 जो भी सरेंडर अभी बीच में किए हैं, वो सरेंडर पॉलिसी, सरेंडर होने के बाद उनकी घर की परिस्थितियां क्या होती है, हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट नहीं देखते हैं। आप देखें कि उनके बच्चों के क्या हाल होते हैं। इसलिए जो लोगों को जो एक गलत मैसेज जाते हैं कि सरेंडर पॉलिसी के बाद भी आपको जो तकलीफें हैं होते रहते हैं, उसको आगे बढ़ा के और जोड़े जाते हैं। इस पर सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैसा आ रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चाहे कोई किसी की भी सरकार हो, ये सिर्फ यहाँ की सरकार नहीं, आपको बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस जगह पर सरेंडर पॉलिसी पर बड़ी काम करने की जरूरत है अभी भी। और हम तो कहते हैं कि सरेंडर पॉलिसी के साथ साथ जिनके घर से सरेंडर हुए हैं, उनके घर से जो सरेंडर किए वो तो जेलों के अंदर चले गए, उनका जो प्रोसेस होंगे उसके बाद वो बाहर आएंगे, चाहे 2 साल में आए, 4 साल में आए, 3 साल में आए। लेकिन उनके एक घर के किसी को भी अगर उसका एजुकेशन के आधार पर उसको नौकरियां दिया जाए, हमें लगता है कि ये और ज़्यादा
ये जो आज गोलीबारी हो रही है ये होने की नहीं जरूरत थी। अगर जो भी जिसकी भी 1 करोड़ के इनाम आज 2 करोड़ के इनाम के जो नक्सली आज ढेर हुए, उनकी परिवार से वो नक्सल थे, वो सरेंडर नहीं कर रहे, लेकिन उसकी परिवार को अगर देखते और परिवार के ऊपर अगर काम होते हैं, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरियां मिलती, तो हमें लगता है कि ये जो हमारे आदिवासी मूलवासी जो भी हमारे लोग हैं ये देहांत नहीं होते। जी अब बिल्कुल देखिए, आपका भी कहना कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन एक पहली तो ये भी है कि अगर खुद मेहनत करें, जैसे हम हो आप हो, हर एक परिवार के व्यक्ति खुद मेहनत करते हैं कुछ बनने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन ये जो लोग मेहनत करते हैं ये अपने लिए, भले ही वो लगातार बात करें कि हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ हम लड़कर जो अन्याय हो रहा है उसे न्याय दिलवाएंगे, लेकिन अंत में देखते हैं कि सिर्फ ये 3-4 लोग खुद के लिए काम करते हैं। हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरुण जी आपका न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले झारखंड के 25 साल के इतिहास में जो आज लाल आतंक पर इतना बड़ा प्रहार हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं और पहले क्या मुश्किलें आती थी, अब सुगमता कितनी बढ़ गई है सारंडा में प्रवेश करने को लेकर, ये तमाम जानकारी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से साझा करें। नमस्कार आयुष। देखिए, आज की जो घटना है ये झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। पिछले कुछ महीनों से हम लोग छत्तीसगढ़ में तो देख रहे थे कि जिस प्रकार से वहाँ छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति की वजह से, सुरक्षा बलों के प्रेशर की वजह से बड़ी संख्या में और नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व ने पुनर्वास किया है। अच्छी संख्या में उनके काडर यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 का, उसके पहुंचने में जो नेतृत्व बचा रह गया था झारखंड में, उसमें से 2 बड़े नेता थे। एक तो आज जो ढेर हो गए अनिल जी, दूसरे जो रहते हैं वो हैं मिश्र बेसरा जी। और इनकी संख्या, जो मैं इंटरव्यू देख रहा था आईजी अभियान का, आईजी सीआरपीएफ का, उनका कहना है कि करीब 60 के करीब संख्या सारंडा के क्षेत्र में मिश्र बेसरा के साथ है, और बाकी गिने चुने लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग में 10 से 12 की संख्या है। तो चुनौती झारखंड में इन नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सुरक्षा बलों के लिए सारंडा का क्षेत्र ही रह गया है। और उस मुहिम में आज की जो घटना है उसमें 15 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, और सेंट्रल कमेटी के एक मेंबर की डेड बॉडी आइडेंटिफाई की गई है। ये एक बड़ी सफलता है, और 31 मार्च का जो डेडलाइन है उसको मीट करने के लिए ये घटना काफी आगे जाएगी। जाहिर तौर पर अरुण जी ये बहुत बड़ी सफलता है, और इससे पूर्व हमने देखा है कि लगातार नक्सलियों पर प्रहार होता आ रहा है। लेकिन हम अतीत में चलते हैं, हम उस दिन को याद करते हैं जब आपने पहली बार बतौर आईपीएस अधिकारी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक्शन लिया था। क्या अंतर उस समय था, अब के वक्त में क्या अंतर है? क्या मुश्किलें आप लोगों को तब आती थी जो मुश्किलें अब शायद खत्म हो गई हैं? हम ये जानना चाहेंगे। ये 2002 और 4 का वक्त मैं याद दिलाना चाहूँगा। आयुष, जब मैं एसपी जमशेदपुर हुआ करता था, एसपी सिंहभूम हुआ करता, तब जो हमारी राज्य की पुलिस बल थी वो ना उतनी ट्रेंड थी, ना उतनी इक्विप्ड थी। सीआरपीएफ में तब कोबरा बटालियन रेज नहीं किया गया था। कालांतर में आप जानते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स सीआरपीएफ के अंदर से नक्सलियों से उनके इलाका में उनसे लड़ने के लिए कोबरा बटालियन रेज किया गया। एक फर्क जो मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जितनी भी बड़ी सफलताएं अर्जित हुई हैं उसमें डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि सरेंडर्ड नक्सली हैं, उनका बहुत बड़ा, उनका अहम रोल रहा है। झारखंड में हम लोगों को थोड़ा देर से सफलता मिला है, और उसकी वजह ये है कि सीआरपीएफ और कोबरा को
वो इक्विप ट्रेंड तो है, लेकिन उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन आज के दिल में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो इंटरनेट का हो, मोबाइल फोन्स का हो, ड्रोन का हो। उससे सूचना तंत्र इनकी मजबूत हुई है और आज की जो घटना है इसको सही ठहराता है। जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है कि 15 नक्सली की डेड बॉडी मिली है, वहीं सुरक्षा बलों की तरफ से एक भी जवान घायल नहीं, इंजर्ड नहीं। तो ये एक बड़ा फर्क हुआ है। पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस की संख्या, स्पेशलाइज्ड फोर्स का आना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन में जो समर्थन नक्सलियों को पुराने वक्त में मिला करता था, चाहे वो डर हो या उनके फिलॉसफी के पक्ष में वो रहे हो, आज वो उससे दूर जा चुके हैं। मुख्य लड़ाई नक्सली कहते थे। बिल्कुल, बात पूरी करें आप अपनी। नक्सलियों का यही कहना था गांव वालों को कि भी सरकार ने इतने साल तक, इतने वर्षों तक कोई आपके लिए विकास किया नहीं, ये व्यवस्था सड़ी गली है, ये व्यवस्था बदलनी है। इसके लिए जब तक नक्सल इस देश में अपनी व्यवस्था नहीं बनाएंगे, आम गरीब गुरबों की हालत सुधरने वाली नहीं। जाहिर तौर पर जब तक नक्सलवाद का खात्मा नहीं होता पूरी तरह से, नक्सलवाद का खात्मे का मतलब है कि जड़ से नक्सलवाद को खत्म करना, चाहे वो सारंडा के जंगल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो या फिर अन्य प्रदेशों का इलाका, तब तक हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो शायद पूरा होने में और ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि तारीख निर्धारित है 31 मार्च 2026, 2 महीने से कम का समय बचा हुआ है और इन 2 महीनों में नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश से होगा। ये लगातार दावे हो रहे हैं और ये दावे धरातल पर सच होते नजर आ रहे हैं। अपने गेस्ट पैनल की ओर फिर एक बार रुख करते हैं। प्रभास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभास जी, सबसे पहले तो आज झारखंड के लिए बड़ा दिन और इस बड़े दिन की बड़ी कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आयुष। देखिए, माधवी हिडमा के बाद, छत्तीसगढ़ में माधवी हिडमा के मारे जाने के बाद एक झारखंड में बड़ा हेडलाइन बना और बड़ा नक्सली का आज सुरक्षा बलों ने उनका खात्मा किया। उसके लिए सारे सुरक्षा बलों को बधाई। आयुष, देखना होगा, मैं जब हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम कर रहा था तो मैंने लगभग बहुत जंगल में और नक्सलियों के साथ घूमा, इवन इस तरह की चीज़ देखा। तो ये देखना पड़ेगा कि झारखंड में जब 1980 के दशक में जब नक्सल ने अपना पैर रखा, खास करके गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग जिला, और पैर रखने का कारण था कि यहाँ पे सामाजिक जो और आर्थिक असमानता था उसके लेके, उसके बाद आस्ते आस्ते जिस तरह से झारखंड में स्प्रेड किया सीपीआई माओइस्ट का और नक्सलिज्म का जो दौर रहा और रक्त रंजित दौर रहा, वो सब चीज़ दिखा। हम लोगों ने काम भी किया, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पे देखे कि चाहे आप मारे गए सिल्वेस्टर हो, चाहे नकुल हो, चाहे आपका खौफ का पर्याय बना हुआ था कुंदन पहान, तो ये सबके साथ में हम लोगों ने लगभग किया काम के वहाँ पे जाके अंदर से जाके रिपोर्टिंग करना और इनके मानसिकता को देखना। लेकिन इस मानसिकता में ये भी देखना पड़ेगा कि जब सीपीआई माओइस्ट आने के बाद, उसके बाद जो झारखंड में स्प्लिंटर ग्रुप का भी एक हुआ था, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा अभी भी स्प्लिंटर ग्रुप हैं झारखंड में जो नक्सलियों के नाम पे रहते हैं, जो छोटे छोटे। आप राजधानी के आसपास में भी देखेंगे, क्रशर व्यवसायी हो या जिस तरह का लोगों के पे देखिएगा, कभी हमला हो जाता है, कभी टीपीसी का, कभी पीएलएफआई का। तो ये सब चीज़ को भी देखना हो कि नक्सलिज्म पे जो इस तरह का दौर पे जिस तरह से चल रहा है, रक्त रंजित दौर जो चल रहा था, ये अच्छी बात है कि हमारे केंद्र सरकार और पूर्व की सरकार जब ग्रीन हंट लेके आई थी, वो साथ में कैरी फॉरवर्ड होते हुए इस तरह का सिचुएशन पे जब हम आ रहे हैं तो अच्छी बात है। आप एक आंकड़ा के हिसाब से देख लेंगे, 1887 सिविलियन के साथ साथ में झारखंड ने राजनेता खोए हैं नक्सलियों के प्रहार से। सुनील महतो जी हो, चाहे कॉमरेड महेंद्र सिंह हो, चाहे रमेश सिंह मुंडा जी हो, तिलेश्वर साहू जी हो, बाबूलाल मरांडी जी के बेटे हो, इन लोगों ने नक्सलियों का जो घटना और जो अपने आप को उनको मार दिया गया, उनके परिवार वालों को
हत्या कर दी गई। तो ये रक्त रंजित होते होते अब झारखंड जो 25 साल का कंप्लीट होने के बाद अब लग रहा है, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस ये जो चीज़ पे आई थी सामाजिक और आर्थिक असमानता को लेके, मैंने जब पॉलिटिकल पार्टी जब ज्वाइन किया आजसू पार्टी, तो यही देखा कि आजसू पार्टी में वो बात है जो आर्थिक असमानता, असामाजिक असमानता के खिलाफ मुखरता के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी बोलते थे। क्योंकि झारखंड का निर्माण जब हुआ था तो उनको मर्म था कि झारखंड के बच्चे इस तरह के विचारधारा पे नहीं जाए, झारखंड के बच्चे IAS, IPS, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बने। इसलिए क्योंकि वो जब माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी अपने कार्यकाल में गृह मंत्री थे, तो आपको याद होगा, पुराने जर्नलिस्ट को भी याद होगा कि घाटशिला ऐसे जगह पे जाके वहाँ थाना में वो स्वागत कक्ष खोल दिए थे, ताकि जो असमानता का भाव है लोगों के बीच में, पुलिस से डर, नक्सलियों से डर, वो चीज खौफ करे। अब वो चीज लास्ट अब दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा यही सबसे बड़ा सवाल है, एक डेडलाइन है कि नक्सलिज्म, CPI माओइस्ट को ही आप नक्सलिज्म मत कीजिए। झारखंड में 2 दर्जन से ज्यादा स्प्लिंटर ग्रुप हैं, PLFI हो, लेकिन यहाँ पे नक्सलियों को तांडन, मैं बोला बधाई दे रहा हूँ, लेकिन ये जो स्प्लिंटर ग्रुप है ये आपको देखेंगे जिस तरह से झारखंड में बेरोजगारी का फौज बढ़ रहा है, वहां बेरोजगार किस दिशा पे जाएंगे, इस पे राज्य सरकार को चिंता कई विषयों पर अभी करने की जरूरत है। इस पे देखना होगा कि हम बेरोजगारी का जो फौज जो बढ़ रहा है उसको कैसे रोके, उसको कैसे हम लोग मुख्य धारा पे लेके आए, जो वादा करके आए थे उसको कैसे नौकरी दें, जिन वादों को किया गया था उन वादों को कैसे निभाया जाए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ है। कहा जाता है मृत्युंजय जी, और लोग ये कहते हैं कि पढ़ जाइए, लिख जाइए, लोगों के बीच शिक्षा होगी तो नक्सलवाद की तरफ जो युवा है वो रुख नहीं करेंगे। मैं कई किताबों को पढ़ चुका हूं, कई लेखों को पढ़ा हूं, और जब अतीत को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर, जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, इन नक्सलियों का समर्थन करते थे, ज्ञानवर्धन इनका यही करते थे। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं 2014 से पहले जो आप लोग दावा करते हैं कि न सिर्फ प्रोफेसर्स बल्कि सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे, वोटिंग को लेकर, या फिर जो वोटिंग बूथ है उस पर कैसे रोक लगाया जाए, उनको भी एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम ऐसे बिंदु जिन पर अभी प्रकाश डालने की ज्यादा जरूरत है। आयुष जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मई 2010 में दंतेवाड़ा में एक बहुत बड़ी नक्सली वारदात होती है, करीब 31 लोग मारे जाते हैं। जिस दिन वो वारदात होती है उसके अगले दिन, उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री होते हैं देश के, पी चिदम्बरम से पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं नक्सलियों को बुला रहा हूं वार्ता करने के लिए। उस घटना के दूसरे दिन, और नक्सली क्या कहते हैं, नक्सली का चीफ होता है रमन्ना, शायद जो साउथ बस्तर यूनिट का होता है, वो इनकार कर देता है वार्ता करने से। वो कहता है कि हम वार्ता नहीं करने वाले। फिर पी चिदम्बरम से पूछा जाता है कि अब आप क्या करेंगे, तो कहते हैं कि नक्सलियों से निपटना तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर उनका विषय होता है, हम तो बस सहयोग कर सकते हैं। ये देश के गृह मंत्री थे। ये अप्रोच में जो डिफरेंस है आयुष, एक जो यूपीए के गृह मंत्री और जो अभी के गृह मंत्री हैं, जो संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए 31 मार्च का डेडलाइन क्रॉस नहीं करने देंगे, तो जो देश के जो कोबरा के चाहे बटालियन हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे सीआरपीएफ हो, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि सरकार हमारे साथ है, हम कोई भी एक्शन लेंगे, कोई भी रिसोर्सेज मांगेंगे तो सपोर्ट करेंगे। देखिए, आप ही कह रहे थे और बाकी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, जब इस प्रकार की नीति हो, कोई भी विभाजनकारी नीति हो, गैर लोकतांत्रिक नीति हो, इस प्रकार का संगठन खड़ा हो, इस प्रकार का मूवमेंट हो, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स सबको इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या होता है हमारे देश में कई बार, जैसे आपने यूनिवर्सिटीज का एग्जांपल दिया, इन्हीं यूनिवर्सिटीज, अरे अभी देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट जब बेल रिजेक्ट करता है तो ऐसे व्यक्तियों का जिसने कैसे नारे लगाए, देश को तोड़ने के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में गैर लोकतांत्रिक फैसला दे दिया है, नॉर्थ ईस्ट को काटने जा रहे हैं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद। उनके बेल रिजेक्ट होने के खिलाफ एक जुडिशियल प्रोसेस में कितने नारे निकाले, कितने कमेंट्स दिए गए और कितने किस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किए गए, आप उसको देख लीजिए। यही माओवादी इसी बंगाल में, सीपीआई इन्हीं के भरोसे 34 वर्षों तक राज करती रही। पूरा सिंगूर का आंदोलन देख लीजिए, नंदीग्राम का आंदोलन देख लीजिए, सब में माओवादी इन्वॉल्व थे। बिहार में जो पूरा नरसंहार हुआ, पूरा एमसीसी ने किया है। अब ये देख लीजिए ना, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास बिना राजनीतिक संरक्षण के कहीं भी। आयुष जी देखिए, आज राजनीतिक संरक्षण इन्हें नहीं मिल रहा है तो क्या स्थिति हुई आप देख लीजिए। सिर्फ डेटा कंपेयर कीजिएगा आप, 4 से 14 और 14 से 24, 10-10 वर्ष का पीआईबी का डेटा है। जितने भी नक्सली वारदात थे 50% की कमी आ गई 10 वर्ष में। कैसे कमी आ गई? जो सिविलियन डेथ से, सिक्योरिटी फोर्सेस के डेथ से, उनमें 75% कमी आ गई। कैसे आ गई भाई?
केंद्र में एक सरकार बदलने से, एक गृह मंत्री के बदलने से इच्छा शक्ति में इतनी ज्यादा ताकत होती है आयुष जी। जब आपका बहुत क्लियर विजन होता है कि अगर लोकतंत्र के विरुद्ध है, विभाजनकारी है, देश के विरुद्ध बात करेगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। जिस दिन सरकार की, किसी भी राज्य सरकार की, देश के सरकार की अगर इस प्रकार की नीति हो जाएगी तो इस प्रकार के कोई भी लोग, आपने जेएनयू के एग्जांपल्स दिए, अभी टिस में कल एक घटना हुई है, टिस में भी उसी प्रकार के नारे लगाए गए शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए। वहां के वाइस चांसलर ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कर, उन पर केस हुआ। अभी जज ने उनको कहा है कि तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अब उन बच्चों को कभी हिम्मत नहीं, कहा पेरेंट्स को बुलाओ। साफ तौर पर मृत्युंजय जी देखिए, अगर किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर सिस्टम के खिलाफ, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन उसी प्रदर्शन के दौरान हिडिंबा के मारे जाने को लेकर विरोध होता है, वहां दुख होता है कि एक नक्सली जो ना जाने कितने जवानों को मार चुका है, ना जाने कितने घरों को सूना कर चुका है, ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ चुका है, उसके मौत पर गम कैसा, उसके मौत पर नारेबाजी कैसी। हम चलते हैं अरुण उरांव जी के पास। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव जी हैं। देखिए, कई विषयों पर हम बात कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप चूंकि आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, हम उन स्टोरीज को, उन कहानियों को जानना चाहेंगे। जब आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते होंगे, कभी मलाल रहा जब नक्सलियों से एनकाउंटर हुई होगी, और जब वापस लौटे हुए तो एक मलाल मन में रह गया हो, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं अरुण जी? आयुष जी देखिए, मैं 2014 में नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, 10 साल की सर्विस रहती थी। और एक चीज आज जानने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में जो बड़ी संख्या में सरेंडर, आत्मसमर्पण हो रहा है, वो जो नक्सलियों के शीर्ष नेता है उनकी स्टेटमेंट्स को सुने आप। वो कहते हैं कि हम आर्म्ड स्ट्रगल से पीछे हटेंगे। तो आप नक्सली तो खत्म कर देंगे, नक्सलवाद कैसे खत्म करेंगे? इसका मतलब है उन लीडर्स का, उस काडर का जो समर्पण कर रहा है। एक मौत का खौफ तो है, लेकिन दूसरा उनका कहना है कि हम अभी भी स्ट्रगल करेंगे, आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे। तो सरकार को इस लाइन पे सोचना भी पड़ेगा कि नक्सलवाद जिन वजहों से उभरा या जिन वजहों से युवा उसके साथ जुड़े, उन मुद्दों को कैसे टैकल किया जाना है। विकास उसमें से एक बात है, और आर्थिक समानता जो बात कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट, वो एक बात है। ये बात मैं अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा। मैं अब आपकी स्टोरी पर आता हूं, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, तो एक छोटी सी कोई कहानी बताइए। जब आप लोग गए होंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जब एनकाउंटर हुआ होगा और वापस आने वक्त एक मलाल रह गया होगा कि शायद आज हम लोग इस बड़े अपराधी पर शिकंजा कसते, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई। नहीं, अगर मेरे करियर के बारे में आपको पता होगा तो आप जानते होंगे लातेहार में कैसा काम किया मैंने, जी पूर्वी सिंहभूम में कैसा काम किया। ऐसा कोई मलाल नहीं है, लेकिन सामाजिक असमानता की एक बात जरूर करूंगा। अगर इतना ही बंदूक उठा के गोली चलाने का और लोगों को जमीन पे गिराने का शौक रहता, पूरी नौकरी करता। अगर नौकरी छोड़ के आया, झारखंड का बच्चा हूँ, इसी मिट्टी का जन्मा हो, मैं जानता हूँ कितनी जो गरीब आदिवासी दलित हैं किस दौर से गुजर रहे हैं। तो नक्सलवाद के बढ़ने के जो वजह हैं, मूल मुद्दे, उन पे हम सबों को सोचने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल, जो जड़ है प्रहार वहां होना चाहिए। कैसे नक्सलवाद पनप रहा है, कैसे नक्सलवाद की ओर युवा रुख कर रहे हैं, उन जड़ तक पहुंचना जरूरी है और उस जड़ को खत्म करना, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अशिक्षा हो, चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन्हें भ्रमित करता हो, उन तमाम बिंदुओं पर, उन तमाम कारणों पर प्रहार करना जरूरी है। अरुण जी, आपका बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस छोटे से समय में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। राजनीतिक सवाल अब एक आपसे रहेगा सुनील जी, जो कि मृत्युंजय शर्मा जी ने उठाया। क्यों 2014 के बाद से लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ अटैक ज्यादा शुरू हो गया, नक्सलियों पर ज्यादा शिकंजा कसना शुरू हो गया? क्यों, जब आज के गृह मंत्री ये दावा कर रहे हैं, ये आत्मविश्वास दिखा रहे हैं, यूपीए सरकारें हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उस दौरान क्यों कोई गृह मंत्री इतना आत्मविश्वास नहीं दिखा पाया? आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री की दोहरा चरित्र है।
हमारी बात को विस्तार से सुनिएगा, जिस समय भारतीय जनता पार्टी तो हमारी भी बात को सुनिएगा कि 2002 के दंगा में बिलकश बानो के परिवार को 11 लोगों की हत्या होती है। बिलकश बानो गर्भवती होती, उनकी भी बलात्कार होता है, उनके 3 साल के बच्चे को मार दिया जाता है और उस 11 अपराधी को आजीवन कारावास होता है। और आजीवन कारावास होने के बाद में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्पेशल ऑर्डर के तहत गुजरात सरकार को बोलते हैं कि बलात्कारी और हत्यारा 11 लोगों को उनकी अच्छी चाल और चरित्र के कारण उनको रिहा किया जाए और उनको रिहा कर दिया जाता है। और उन 11 बलात्कारियों हत्यारों को दंगा में शामिल लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा गुजरात की धरती पर स्वागत किया जाता है। फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारतीय न्यायालय में सभी को बहुत विश्वास है, चंद्रचूड़ साहब ने उन अपराधियों को पुनः आजीवन की कारावास की सजा को सुनाते हुए और गिरफ्तार करके जेल लाने का काम करते हैं। इस राज्य में रामगढ़ में आदरणीय रघुवर दास की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मॉब लिंचिंग में लोग मारे जाते हैं और उस मॉब लिंचिंग से जब लोग जो मारे गए, जो अपराधी मारा, वो अपराधी जब छूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हजारीबाग के सांसद और भारत के मंत्री बीजेपी के नेता जयंत सिन्हा जी अपने कार्यालय में बुलाकर माला पहनाते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चरित्र है। 2010 में इन्होंने कहा दंतेवाड़ा में जो 31 लोग मारे गए सारे कांग्रेसी नेता मारे गए। दुष्कर्म के आरोप तो आप लोग भी आर्थिक सहायता देते हैं। अब देखिए, आप वो जो बोल रहे थे उन पर आप नहीं बोले और जब मैं बोल रहा हूं तो आप क्योंकि नक्सलवाद से जुड़ा प्रश्न और वक्त की पाबंदी है, तो आप उनको समय दीजिएगा, मेरे को समय नहीं दीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, वक्त पाबंदी नहीं, जब मैं बात को रख रहा हूं तो आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे, लेकिन आप नक्सलवाद पर बात करें। आप अभी मैं वही बता रहा हूं कि आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि दंतेवाड़ा की जो घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 31 कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मारे गए थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता मारे गए थे। तो ये मारे गए थे। तो मैं बहु बता रहा हूं कि अभी राज्य सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने भी दृढ़ संकल्पित है, बिल्कुल है, दृढ़ संकल्पित है कि अपराधियों को आप हमारे साथी पैनल में बैठे हुए थे, तारापद महतो की बात कहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ग्रामीण जिला महासचिव धरातल सिंह ने कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण महासचिव है चाईबासा का, वो मुख्य अभियुक्त हत्यारा है वो। तो हमारा कहना है, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों का यही संकल्प है। क्रेडिट आप लोग दे रहे हैं कि गृह मंत्री का, नहीं, इस राज्य सरकार की भी पुलिसिंग। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि यूपीए सरकार के गृह मंत्री में इतना आत्मविश्वास क्यों नहीं था, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। क्या अपराधी को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देने की चरित्र है? हर समय तो आपने गिनती गिना दिया कि कैसे अपराधी को संरक्षण देते हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी चाल और चितना नया अपनाने का काम करे। आप देखिए कि यह सरकार, झारखंड की सरकार भी, हेमंत सोरेन जी दृढ़ संकल्पित है कि अपराध मुक्त करना है और अपराध मुक्त की ओर राज्य सरकार जा रहा है। 100% पुलिस का स्ट्राइक रेट है। इस राज्य के पुलिसिंग बहुत मजबूती के साथ इस राज्य में काम कर रही है कि इस राज्य में बिल्कुल सुरक्षा प्रदान किया जाए। और चलिए, आपके सहयोगी से ही, चूंकि आप जवाब नहीं दे रहे मेरे प्रश्न का, हम आपके सहयोगी से ही जवाब लेते हैं। हमारे साथ भाकपा माले से सुशांत मुखर्जी जी हैं। चूंकि आप इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा हैं, राज्य में सरकार आपकी है, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में ऐसी क्या मजबूरी उस वक्त रही होगी कि गृह मंत्री ये आत्मविश्वास नहीं दिखाते थे कि मैं फलाना तारीख तक नक्सलवाद से देश को मुक्त कर दूंगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि फलाना तारीख तक हम मुक्त कर देंगे, ऐसे मुक्त नहीं, हमें चलिए नहीं भी होगा, लेकिन एक आत्मविश्वास तो दिखाया गया। बात करने दीजिए। देखिए, जो सरेंडर पॉलिसी आपको बार बार हम कहते हैं कि ये जो आर्म्स रख के जो सरेंडर कर दे रहे, उनको सरेंडर करके वो जो जा रहे, उनको विचार को नहीं तोड़ सकते। और नक्सल का जो अभी मूवमेंट जो चल रहे हैं, जो चले हैं, जो खत्म हो गए, ये ऑफ नहीं है। देखिए, अंदर जो चले गए वो क्या बोल के गए अंदर, छत्तीसगढ़ में सारे कोई गए अंदर, सबको सरेंडर कर गए, हजार, मैंने 200, 300, 400 एक बार सरेंडर कर गए। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती है, कॉर्पोरेट घराने फिर अगर हमारे देश में, फिर हमारे राज्य में पेड़ काट के, जंगल काट के, पहाड़ काट के बड़े बड़े कंपनियों को अगर इन करेंगे, हमें लगता है जिनकी जमीन जाएंगे, ये तो इसको देखने के लिए पैसा है। एक मिनट सुनिए, पैसा है उसके लिए, नक्सलवाद उसके लिए विकल्प नहीं है। विकल्प है, पैसा है, कानून है, हमारे पास सब है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको देखने की जरूरत है। नहीं तो एक मूवमेंट गए हैं, दूसरा मूवमेंट फिर पहुंचेंगे और फिर इसी तरह से माहौल बनेंगे। इसके चलते सरकार को सोचने की जरूरत है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर सोचे कि किस तरह रोजगार देंगे और हमारे जो राज्य है, हमारे जमीन बचे, लूट से बचने की जरूरत है। शायद यही वजह है
कि सभी वाम दलों को और सभी वाम विचारधारा वाले व्यक्ति को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सुशांतोदा, हम चलते हैं भाकपा, माफ कीजिएगा, हमारे साथ आजसू पार्टी से परवाज खान जी है। परवाज जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे चूंकि वक्त की पाबंदी है। आयुष, देखिए मैंने बोला ना कि झारखंड में 1980 के दशक से आर्थिक असमानता के चलते एक नक्सलवाद का उदय हुआ था। अब मैं एक आंकड़ा देता हूं, बेरोजगारी की फौज 2,74,091 जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है झारखंड में। अब ये आर्थिक असमानता जिस तरह से राज्य सरकार में जो राज्य सरकार आई थी युवाओं को नौकरी देने के नाम पे जिस तरह से बेरोजगारी का फौज खड़ा हो रहा है, इसमें अगर नक्सलवाद पे अगर राज्य की महज परेशानी अगर नक्सलवाद पे कौमा लग जाता है तो इसको पूर्ण विराम नहीं कहेंगे। इस पे राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि हम राज्य में बेरोजगारों के लिए कैसे हम उसके लिए रोजगार सृजन करें, कैसे हम नौकरी दें, क्योंकि ये नौकरी के नाम पे सत्ता पे आप भी सहयोगी थे, आपने क्या सोचा? सुनील जी, मैं यही बोल रहा था, आप भी देखिए दादा भी वही बोले थे, समस्या को एड्रेस कीजिए, राजनीति मत कीजिए, समस्या को एड्रेस कीजिए। मैं आपके सवाल को सुनील जी पूछ चुका हूँ, बात पूरी कर लेने दें। लूट रहा था जनता ने। सुनील जी, सुनील जी बात को, मैं आपके सवाल को पूछ चुका हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा। बताइए, 14.5 वर्षों में कौन लूटा? 14.5 लूटा। आज हिम्मत है की बोलने का, कौन लूटा? ठीक है, आप अपना सवाल कर रहे हैं, आपका वाजिब प्रश्न है, आपका वाजिब प्रश्न है, आप अपने प्रतिद्वंदियों से सवाल करेंगे। आप क्या किया? आप सुन लीजिए सर, सुनील जी, हमने 10,000 नौकरियां एक दिन में दिया। मैं कह चुका हूँ, मैं इस बात को उठा चुका हूँ कि नक्सलवाद महज एक राज्य का मसला नहीं है। क्या बात करेंगे? नक्सलवाद महज एक राज्य का मसला नहीं है, इसलिए पूरे देश को लेकर केंद्र सरकार पर भी प्रश्न है कि क्यों नहीं उन जड़ों को कुचला गया जिसकी वजह से नक्सलवाद पनपता है। आपसे भी सवाल है परवाज जी। क्या बोले आयुष? मैं हल्ला में नहीं सुन पाया। मैं बस एक प्रश्न कर रहा हूं, नक्सलवाद चूंकि एक राज्य का मसला नहीं है, नक्सलवाद एक राज्य की पीड़ा नहीं है, केंद्र सरकार की ओर से उन तमाम एक्शंस को क्यों नहीं लिया गया जिसके कारण जो मुख्य जड़ें हैं नक्सलवाद की उनको कुचला जाए? मैं तो बोला इसका बेस क्या है? आर्थिक असमानता है। मैं यही बोल रहा हूं बार बार, झारखंड में अभी भी 2 दर्जन स्प्लिंटर ग्रुप है। नक्सलवाद अगर सीपीआई माओइस्ट खत्म भी हो जाता है तो स्प्लिंटर ग्रुप का क्या कीजिएगा? राजधानी के परिधि में आपका अगर यहाँ पे किसी का अगर माइंस है, पत्थर का खनन हो रहा है तो वहां पे लोग आग लगा के चले जाते हैं। पीएलएफआई का नाम आता है, टीपीसी का नाम आता है। इसको आप कैसे रोकेगा? बेरोजगारी के फौज। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आर्थिक असमानता को रोकिए। राज्य सरकार को चाहिए कि नीति निर्धारण करे। यहाँ जो बेरोजगारी की फौज उस तरह से खड़ी हो रही है, बेरोजगारी बड़ी वजह है कि लोग नक्सलवाद की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ा दिन है। आज का दिन झारखंड के इतिहास का बड़ा दिन है, क्योंकि सारंडा के जंगलों में घुसकर सुरक्षा बलों ने जो नक्सलियों का किला कहा जाता था उसमें सेंधमारी की है और प्रमुख नेता जो नक्सलियों के हुआ करते हैं, जो प्रमुख सदस्य हुआ करते हैं, उनको मार गिराया गया है। चाहे वो अनमोल हो या अनल हो या बचा हुआ मिसिर बेसरा हो, सबका वही हश्र होगा जो आज इन 15 नक्सलियों के साथ हुआ। अनल चले गए, अनमोल चले गए, बचा मिसिर है। अगर एनकाउंटर नहीं करता है, माफ कीजिए, अगर सरेंडर नहीं करता है तो एनकाउंटर आने वाले दिनों में कभी भी हो सकता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, भाकपा माले से सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ थे और परवाज खान आजसू पार्टी से हमारे साथ थे। आप चारों का बेहद शुक्रिया न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम बातें रखने के लिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।